everyone, welcome to Swasti. मैं सरिता आज स्पेक्ट्रम बुक यूनिट 1 चैप्टर 2 दैट इज मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। हमने फर्स्ट चैप्टर दैट इज सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो उस चैप्टर में हमने क्या देखा था, जो भी सोर्सेस है वो मोस्टली कैसे मॉडर्न इंडिया के लिए रिटन सोर्सेस है। तो अब इस चैप्टर में अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो हम देखेंगे कि जो भी रिटन सोर्सेस थे वो किस थॉट से, किस आइडियोलॉजी से, किस बिलीफ सिस्टम से लिखे गए थे, उसी को जो है वो एनालाइज करना है। सो एक टर्म है इस चैप्टर में दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी ग्राफी मीन्स स्टडी, सो इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1857 रिवॉल्ट, ओके तो उसको अगर जैसे इस चैप्टर में दो अप्रोचेस दिए गए हैं, लाइक नेशनलिस्ट अप्रोच एंड कॉलोनियल या इम्पेरियलिस्ट अप्रोच। तो अगर एक इवेंट है जैसे 1857 रिवॉल्ट, तो उसको एक नेशनलिस्ट जो है वो एक डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, और जो ब्रिटिश है या फिर जो कॉलोनियल अप्रोच फॉलो कर रहा है वो एक अलग तरीके से लिखेंगे। तो ये जो डिफरेंस आता है इन देयर राइटिंग्स ऑफ सेम इवेंट, मतलब इवेंट तो सेम ही है बट उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। सो उसी को जो है वो इस चैप्टर में हमें एनालाइज करना है। एंड जो मॉडर्न इंडिया है उसके लिए ऐसे 4 मेजर अप्रोचेस दिखाई देते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन से वो 4 मेजर अप्रोचेस है जो इस चैप्टर में मेंशन है। सो मेजर अप्रोचेस जिनको फॉलो करके मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई है। There are 4 of them. First is imperialist, or colonial approach. This is approach 1. Alright. Second approach is nationalist approach. This is approach 2. Let's move to approach 3. That is Marxist approach. And last one, approach 4, that is subaltern or subaltern approach. So these are the 4 major approaches which are mentioned in this chapter. इनके अलावा भी 4 और approaches है बट वो एकदम डिटेल में नहीं है। So let's see in these 4 approaches, हर एक को जो है हम डिटेल में देख लेते हैं। Let's say imperialist or the colonial approach in detail. जो वर्ड यूज़ किया जाता है इन 2 सेंसेस, वन इज़ हिस्ट्री ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज एंड दूसरा जो है वो इस ऐसे वर्क्स या राइटिंग्स विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन। एंड इट इज़ द सेकेंड सेंस जिसके बारे में ज़्यादातर आज जो है वो लिखा जाता है। एंड इनफैक्ट जो कॉलोनियल कंट्रीज़ की हिस्ट्री लिखी गई थी बाय द कॉलोनियल ऑफिशियल्स, कोई भी वर्क, राइटिंग वर्क जो था बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स, उसको आज रिलेट किया जाता है टू द आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, दैट डिज़ायर टू डोमिनेट द कॉलोनियल कंट्री एंड ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। दिस अप्रोच, imperialist or the colonial approach, was mostly acquired the high place in the 19th century. कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उन्होंने फॉलो की थी, जिसने भी कॉलोनियल अप्रोच या फिर इम्पेरियलिस्ट अप्रोच जो है वो अपने राइटिंग्स में अपनाए थे। ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया और कॉलोनियल कंट्रीज बेसिकली। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि जो
इंडिजिनस कंट्रीज होती थी उनको काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, उनके कल्चर को, उनके वैल्यूज़ को। एंड जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न वैल्यूज़ थे, एंड जो इंडिविजुअल हु हैज़ डेवलप्ड दिस कॉलोनीज, उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी, उनके बारे में जो है वो काफ़ी सुपीरियर चीज़ें जो है वो लिखी जाती थी। नेक्स्ट इज इंडिया इज वॉज अ स्टेगनेंट सोसाइटी. So here it is mentioned that India is a stagnant society. So ब्रिटिश की उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती थी, इसीलिए जो है वो उन्होंने जो है वो इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज नोशन ऑफ सोशल डार्विनिज्म. सोशल डार्विनिज्म. So this is what basically ki they are superior and they are fittest to rule. That is what they believed in. Next is British brought unity to India. Next point is by bringing the Pax Britannica, they brought law and order एंड पीस टू अ बिकरिंग सोसाइटी. पैक्स ब्रिटानिका इज नथिंग बट वो टाइम जब ब्रिटेन जो है वो कम्प्लीटली जो है एक हेगेमोनिक पावर बन चुका था एंड कंप्लीट वर्ल्ड पे जो है वो ऑलमोस्ट रूल कर रहा था, उनके काफ़ी सारे कॉलोनीज थे. तो उस टाइम पे जो है एक वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिसमैन बन के जो है वो ब्रिटेन वैसे एक्ट कर रहा था. सो उनकी वजह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर आया, हमारे कंट्री में पीस आया. दैट इज वॉट कॉलोनियल और इम्पेरलिस्ट अप्रोच जो फॉलो करते हैं वो लिखते हैं. सो दिस आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसमें हम देख लेते हैं जो कौन ये फॉलो करते थे. फ्यू नेम्स लाइक जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, and also Mount Stuart Elphinstone. सो बेसिकली दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो ये अप्रोच फॉलो करते थे. जेम्स मिल, विंसेंट स्मिथ, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन. एंड ये उनके जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसमें क्या होता था ये अप्रोच में कि वो जस्टिफाई करते थे दैट यस कॉलोनियल रूल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिजिनस कंट्रीज है वो काफ़ी जो है वो डिज़र्व फिट नहीं है, वो इन्फीरियर है, दे कैन नॉट रन अ सोसाइटी. नाउ लेट्स सी नेशनलिस्ट अप्रोच इन डिटेल. एंड ये जो अप्रोच है मेजर जिन्होंने फॉलो किया वो है आर.सी. मजूमदार एंड ताराचंद. अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या स्पेसिफिकली पॉइंट्स है. सो पॉइंट वन इज ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच है इट बिगेन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में ये स्टार्ट हुआ. तो उससे पहले ये क्या कर रहे थे, जो भी ये वर्क अब लिखने स्टार्ट किया वो पहले क्या कर रहे थे, वो पहले जो है वो मेनली एंशंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे. नेक्स्ट इज ये जो डेवलप हुआ था नेशनलिस्ट अप्रोच इतना लेट क्यों उन्होंने जो है ये लिखना स्टार्ट किया था लाइक 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में. दिस वाज जस्ट इन कन्फ्रंटेशन and in response to the colonial approach or the imperialist approach. So it was in response and confrontation to what colonial approach. Next is नेशनलिस्ट अप्रोच में काफ़ी डिटेल्ड एंड साइंटिफिक क्रिटिक जो है वो एलियन रूल के जो एडवर्स इफेक्ट हुए थे ऑन इकोनॉमी, एडवर्स इफेक्ट्स ऑन और एडवर्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स
उनके बारे में जो है वो काफ़ी डिटेल्ड एंड साइंटिफिक क्रिटिक की गई थी बाय लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, कुछ नेम्स आप याद रख सकते हो, जीवी जोशी, आरसी दत्त, केटी तेलांग, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, लास्ट चैप्टर से याद है आपको गोपाल कृष्ण गोखले का कौन सा पेपर पब्लिश हुआ था? कौन है? कृष्ण ही हमारे क्या है, सुधारक है। यस, सो सुधारक पेपर इनका पब्लिश हुआ था एंड दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया। ओके, सो ऐसे आप करते जाओगे अगर बीच बीच में टॉपिक्स को रिलेट, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एंड याद रहेगा। नेक्स्ट जो भी अबाउट नेशनल मूवमेंट लिखा गया था वो लीडर्स ने ज़्यादातर लिखा था, नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने लिखा था एंड नॉट जो हिस्टोरियंस थे। सो लीडर्स कौन से थे? लाइक जवाहरलाल नेहरू, आरजी प्रधान, एसी मजूमदार, एक्सेट्रा। Nationalist approach contributed to the growth of nationalism feeling and unify किया लोगों को। Last point is nationalist जो movement था, national movement, इसको नेशनलिस्ट अप्रोच जो फॉलो करते हैं उन्होंने कहा कि ये लोगों का, इंडियन पीपल का एक मूवमेंट था जिन्हें पता चला कि जो ब्रिटिश है वो उनको कैसे इकोनॉमिकली एंड ऑल अदर वे से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली नेशनलिस्ट अप्रोच इन डिटेल, जिसमें हमने देखा ये अप्रोच किसने फॉलो किया है, लाइक आरसी मजूमदार, ताराचंद देसाई। फिर हमने देखा कुछ पॉइंट्स जो नेशनलिस्ट अप्रोच के बारे में है जो पहले तो थी ही नहीं, 19th सेंचुरी के एंड में जो है इस अप्रोच को लोग फॉलो करने लगे। वो क्यों करने लगे? इट वॉज इन रेस्पॉन्स एंड कन्फ्रंटेशन टू द कॉलोनियल अप्रोच। तो पहले क्या कर रहे थे, पहले वो एंशंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे। फिर उसमें जो नेशनल मूवमेंट है उनके बारे में जो लिखा गया है वो नेशनलिस्ट लीडर्स ने लिखा है, ना कि जो हिस्टोरियंस थे उस वक्त के उन्होंने। एंड जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था या फिर जो एडवर्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स थे कॉलोनियल रूल के, तो उसके जो वो है वो डिटेल्ड एंड साइंटिफिक क्रिटिक किया है बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी, जीवी जोशी, आरसी दत्त। कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट अप्रोच ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग एंड यूनिफाइड द पीपल ऑफ इंडिया। एंड जो नेशनल मूवमेंट था उसको इन्होंने एक इंडियन पीपल का मूवमेंट बताया है, जिनको अवेयरनेस हो गई थी अब कि उनका जो है वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सो दैट्स इन डिटेल अबाउट नेशनलिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच इंडिया में जो है वो स्टार्ट हुआ था विद 2 बुक्स। वन इज इंडिया टुडे, जो किसने लिखा था? रजनी पालमे दत्त। एंड द अदर वन वाज सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये किसने लिखा था? AR देसाई। सो यहाँ से जो है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी इंडिया में इन बुक्स के साथ ही। ये जो है वो इंडिया टुडे पहले इंग्लैंड में रिलीज हुआ था 1940 में एंड इंडिया में जो है वो पब्लिश हुआ था 1947 में। एंड दिस सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो 19
48 में इंडिया में पब्लिश हुआ था। सो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो बेसिकली क्या कहता है, unlike colonial approach or imperialist approach, they take note of differences of contradiction between the interest of the colonial masters and the subject people or the indigenous people. So उसी को जो है वो क्या कहा गया है, प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन। जो रूल कर रहे थे और जिनको रूल कर रहे थे उनके बीच, उनके इंटरेस्ट में जो डिफरेंस था, दैट इज प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन। अनलाइक नेशनलिस्ट अप्रोच जो है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। हर एक क्लास का अपना एक अलग इंटरेस्ट था, अलग मोटिव था, तो उनके बीच में भी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भी डिफरेंट क्लासेस के बीच में जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन था, एंड दैट वाज सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन। बट एक्चुअली जो प्राइमरी और सेकेंडरी है कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो तो इम्पेरियलिस्ट एंड जो सब्जेक्ट थे उनके इंटरेस्ट में ही था, एंड इंडियन क्लासेस के बीच में था वो सेकेंडरी था, मतलब नंबर 2 पे था एंड नंबर 1 वही था। बट जो यहाँ पे है जिन्होंने ये अप्रोच फॉलो किया है, पर्टिकुलरली आरपी दत्त, उन्होंने जो है इसको काउंटर बैलेंस कर दिया है प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन को। और वो क्या कहते हैं, जो नेशनल मूवमेंट था वो एक स्ट्रक्चर्ड बॉर्जुआ था, स्ट्रक्चर्ड बॉर्जुआ। दैट मीन्स व्हाट, कि सिर्फ और सिर्फ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए या उन चीज़ों के लिए जो भी है बेनिफिट्स के लिए ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था। सो दैट्स ऑल अबाउट द मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसमें हमने देखा कौन कौन है, तो आरपी दत्त है, ए आर देसाई है, एंड ऑल्सो सुमित सरकार। यहाँ लिख देती हूँ मैं, सुमित सरकार। एंड इस अप्रोच में जो है हमने देखा प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन, सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन, बस इतना ही याद रखना है। बट जिन्होंने अप्रोच फॉलो किया दे फेल टू ट्रीट इट लाइक दैट, एंड उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों को काउंटर बैलेंस कर लिया, एक प्लेस पे रख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सबाल्टर्न अप्रोच। सो सबाल्टर्न अप्रोच में जो है वो क्या कहा गया है, ये अप्रोच जो है वो 1980s में स्टार्ट होता है अंडर द एडिटरशिप ऑफ रणजीत गोवा। एंड ये स्टार्ट क्यों हुआ, तो इट वॉज स्टार्टेड एज अ क्रिटिक ऑफ द एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी। इनके हिसाब से जो भी अब तक एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी है उसमें जो है वो हमेशा से एल्टिस्ट बायस रहे हैं, एंड सबाल्टर्न को जो है वो इग्नोर किया गया, मतलब एलिट क्लास के बारे में ही पढ़ना, एलिट क्लास के विचार क्या है उन्हीं को जानना, सबाल्टर्न्स जो मतलब कॉमन पीपल है उनको इग्नोर किया, या मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है उनको कंप्लीट इग्नोर किया है। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज देयर वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन एलिट, not just foreigners but also Indians, and contradiction between elite and subalterns or subalterns. So basically, so there was contradiction between the elites, not just the foreigners or the imperialist but also Indians of elite class and the subalterns. Next point is the nationalism was exploitative according to them, exploitative in terms of caste, creed, religious and gender division. So on this basis, not just on economic basis but on all those class, on those, but all those
divisions, nationalism was exploitative according to the subaltern approach. Next is subalterns were ignored. What they had to say, what subalterns had to represent, what they had to say, what were their opinions, everything was ignored by the elite class. Next point is there was no Indian national movement. कंप्लीट इंडिया का कोई एज अ नेशनल मूवमेंट नहीं था अकॉर्डिंग टू देम. ये जो था वो कैसे था, तो टू थे. एक था रियल स्ट्रगल, रियल मूवमेंट, रियल नेशनलिस्ट मूवमेंट, एंड वन वाज बोगस. जो रियल था वो किनका था, सबाल्टन्स का, मीन्स मार्जिनलाइज्ड पीपल्स. And bogus, which is of the elite class and basically like leaders of Indian National Congress. So this is all about the subaltern approach. इसमें जो है ये इसी बेसिस पे है कि यहाँ पे जो है वो एलिट एंड कॉमन या मार्जिनलाइज जो है उनके बीच में डिफरेंसेस थे एंड उनके बीच में जो है वो कॉन्ट्राडिक्शंस थे. सबाल्टन्स को जो है वो इग्नोर किया गया है एंड जो एक्सप्लोइटेशन हुआ था वो डिफरेंट क्लासेस में, रिलीजियस, कास्ट, क्रीड. एंड इंडिया में एज अ इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट ऐसा कुछ नहीं था. एक रियल स्ट्रगल था, एक जो था वो बोगस था. जो रियल नेशनल मूवमेंट था वो था बाय सबाल्टन्स एंड जो बोगस था दैट वाज बाय लीडर्स लाइक लीडर्स ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज एलिट क्लास. सो दिस आर द मेजर 4 अप्रोचेस जो हमने काफ़ी क्लासीफाई करके इजी वे में कर लिया है, डिटेल किया है, छूटा आपका कुछ भी नहीं है. स्पेक्ट्रम में जो दिया है वो कंप्लीट किया है, बट मैंने पॉइंट्स में इसको क्लासीफाई कर दिया. एक डायग्राम में जो है वो आपका मेजर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो दिस आर 4 अप्रोचेस. 1 इज इम्पेरियलिस्ट और कॉलोनियल, 2nd इज नेशनलिस्ट, 3 इज मार्क्सिस्ट एंड 4th इज सबाल्टन. अब जो है टाइम की बंदिश है, आई कैन नॉट रिपीट दिस अगेन क्योंकि मैं रिपीट करूँगी फिर और लंबा वीडियो बन जाता है. सो आप जो है वो वीडियो यहाँ पॉज करके एक बार 4 अप्रोचेस को जो है वो डिटेल में फिर से देख लो सो दैट यहीं पे आपका कवर हो जाए. वी विल डील विद द नेक्स्ट फ्यू अप्रोचेस जो रह गए हैं एंड वो काफ़ी शॉर्ट में है एंड इतना वर्क उस पर नहीं है. सो विल जस्ट कंप्लीट दैट ऑल्सो एंड देन हमारा 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. 1 इज communalist approach, 2nd is Cambridge School, approach. 3 is liberal and neoliberal approach. And 4th is feminist approach. So 1 by 1 हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जितना भी दिया है स्पेक्ट्रम में. कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या होता है? कम्युनलिस्ट मीन्स व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन. ओके, रिलीजन के बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस है उसको ये फोकस करते हैं एंड हिस्टोरियंस से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स इसको यूज़ करते हैं, करते आए हैं और करते हैं आज भी. सो इंडिया के रेफरेंस में अगर हम देखें तो इट इज़ अबाउट, इट इज़ लाइक देर आर 2 ग्रुप्स आर देयर, हिंदू एंड मुस्लिम. एंड ये जो ग्रुप्स है इनके अलग इंटरेस्ट है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, दैट इज़ ओके, वहाँ तक तो ठीक है. बट देन दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे का जो है वो खुद का भला तो ना हो तो ठीक है बट दूसरे का भी भला नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच इसमें रहता है. सो दिस आर 2 ग्रुप्स, हिंदू एंड मुस्लिम, जिनका जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हॉस्टाइल ग्रुप्स है ये.
एंड इनके इंटरेस्ट डिफरेंट है एंड दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। सो इसमें क्या कहा गया है, ये अप्रोच में क्या करते हैं कि जो मिडाइवल हिस्ट्री था इंडिया का वो क्या था, इट वाज हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कंप्लीट मिडाइवल हिस्ट्री में यही था, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट था। अब जो 19th एंड 20th सेंचुरी है उसमें दो ग्रुप्स हो गए। वन इज मुस्लिम्स जिनके पास कैसी मेमोरी है अपने मिडाइवल हिस्ट्री, जो मिडाइवल पीरियड था उसकी कैसी मेमोरीज है उनके पास, हैप्पी एंड प्राउड। जबकि हिंदूज जो है उनके पास मिडाइवल पीरियड की कैसी मेमोरीज है, सैड एंड ह्यूमिलिएटिंग। सो ये जो है दोनों के, यही फाइट जो है जो मिडाइवल पीरियड में थी वो कंटिन्यू हो रही है आगे यहाँ पे, बिकॉज हिंदूज को हमेशा ये लग रहा है कि उनको जो है हमेशा एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, एंड मुस्लिम्स जो है वो हैप्पी है कि उनका जो है वो एक रूलिंग क्लास रहे हैं इतने टाइम तक। सो ये रीज़न है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अब भी चलता रहता है, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, कम्युनल रायोट्स। मैनी ए टाइम, जो आज भी होते हैं, एंड दिस लेड टू व्हाट, पार्टीशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये चीज है कम्युनलिस्ट अप्रोच में, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही आपको करना है। हिंदू मुस्लिम दो हॉस्टाइल ग्रुप से, इंटरेस्ट तो डिफरेंट है बट एक दूसरे को एंटागोनिस्टिक है, एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज स्कूल। इनके हिसाब से फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो है बिटवीन इंडियंस एंड नॉट इम्पेरियलिस्ट एंड इंडियंस। इंडियंस के बीच में जो है वो मेन कॉन्ट्राडिक्शन है, एंड ये कहते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म का जो है ना वो कॉन्सेप्ट या फिर जो नेशनलिज्म आई है दैट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ in struggle of Indians against exploitative imperialism, but it is the product of benefits given by rulers, by British rulers. सो इनके हिसाब से जो इंडियन नेशनलिज्म है इस चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है कि जो सारे इंडियंस है वो इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन पे जो है वो जुर्म कर रहे हैं ब्रिटिश, सो वो उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं एंड ये इंडियन नेशनलिज्म है। जी नहीं, इनके हिसाब से जो इंडियन नेशनलिज्म है वो सब एक साथ आए, वो इसलिए आए क्योंकि उनको जो है वो बेनिफिट्स चाहिए जो ब्रिटिश रूलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी की वजह से जो है वो डिफरेंट क्लासेस में फाइट हो रही है, एंड वही जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है, फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन। इस अप्रोच की क्रिटिसिज्म होती है सेइंग दैट लाइक नेशनलिज्म को जो है वो इन्होंने रेड्यूस कर दिया है टू द एनिमल पॉलिटिक्स। सो दैट्स द कैम्ब्रिज स्कूल कंप्लीटली फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इंडियंस। इंडियन नेशनलिज्म किस चीज़ का प्रोडक्ट है वो सिर्फ यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट इज लिबरल एंड न्यू लिबरल। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो इनका कहना है कि जो इंडियंस या फिर जो भी कंट्रीज दूसरे कॉलोनियल कंट्रीज़ है तो उन पे जो रूल कर रहे हैं वो एज अ होल ब्रिटिश के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। उनका जो है क्या हुआ है कि जो दूसरे कंट्रीज़ में जो मार्केट्स है, ओके, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स है उनके लिए जो फॉरेन मार्केट्स है, मतलब जैसे इंडिया में हो गए, एंड जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स वो करवा रहे हैं दूसरे कंट्री में, जो इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली जो हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स
इनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खुद की कंट्री में, जो ब्रिटेन में उनका जो है वो न्यू इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई या फिर लेट आई, एंड खुद की कंट्री में जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वो बाहर कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच में कि दूसरे कंट्रीज़ पे खर्चा कर दिया, जैसे इंडिया में रेलवेज बना दी तो उसकी वजह से उनके खुद के कंट्री में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में वो पीछे रह रहे हैं। एंड जो इंडस्ट्रियल गुड्स जो प्रोड्यूस करते थे ब्रिटिश, उनके लिए जब यहाँ पे मार्केट मिल गया इंडिया में या फिर दूसरे जो भी कॉलोनियल कंट्रीज थे, तो वहाँ पे मार्केट मिलने की वजह से खुद के जो ब्रिटेन है वहाँ पे जो है उनकी न्यू इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो है वो देर से हुआ है। दैट इज़ व्हाट लिबरल एंड न्यू लिबरल का कहना है। एंड जो इस लिबरल एंड न्यू लिबरल का नाम हम लिख सकते हैं, दे आर पैट्रिक ओब्राइन, हॉपकिंस एंड काइन। नेक्स्ट लेट्स टू फेमिनिस्ट अप्रोच। सो फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो 1970s में जब वुमेन्स मूवमेंट हुए तो उसके बाद से जो है वो शिफ्ट हो गया इंडियन हिस्ट्री का जो देखने का तरीका था वुमेन्स को या फिर उनको स्टडी करने का। इसके बाद जो है वो स्टार्ट हुआ कि वुमेन्स को अलग से पढ़ा जाए, उनकी जो है वो अलग से हिस्ट्री देखी जाए, उनकी राइटिंग्स को देखा एक साथ कलेक्ट किया जाए। बट विद टाइम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शेप ले लिया उसने एंड जेंडर हिस्ट्री बन गई, जिसको शुरुआत की थी एज कि एक सप्लीमेंट होगा मेन स्ट्रीम हिस्ट्री को, बट देन वो वैसे नहीं रहा एंड इट बिकेम कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स हो गया। फोकस जो था इसमें वो एरिया ऑफ रिसर्च इसमें दो जगह पे था। वन वॉज द वेरियस कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स लाइक लीगल स्ट्रक्चर जिनका इफेक्ट जो है वो वुमेन्स लाइफ पे हो, एंड सेकेंड वॉज द वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन, vulnerability of women's due to what? Due to the denial of the productive resources. जैसे बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये सारे जो चीज़ें, ये दो मेन इम्पॉर्टेंट एरियाज है फेमिनिस्ट अप्रोच के जिस पे फोकस किया गया है। वन इज कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स और कॉलोनियल लॉज एंड रेगुलेशंस या फिर डिफरेंट लाइक फॉर एग्जांपल लीगल स्ट्रक्चर उनका विच हैड इफेक्ट ऑन द वुमेन्स लाइफ, अच्छा हो बुरा हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए या नहीं बनाए गए। सो उस पर फोकस होता है। एंड सेकेंड इज वल्नरेबिलिटी ऑफ द वुमेन्स ड्यू टू द डिनाइल ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सो देर आर टू बुक्स जो काफ़ी फेमस हुए थे। वन इज बाय पंडिता रमाबाई, in 1887 she has written the high caste Hindu, the high caste Hindu woman. And second is Mother India. One is this, second is Mother India by Catherine Mayo in 1927. So these are the two famous books. Pandita Ramabai ने लिखा है The High Caste Hindu Woman and Mother India by Catherine Mayo in 1927. So that's it. ये जो है वो एक्स्ट्रा अप्रोचेस है जो हमने पढ़े, कम्युनलिस्ट, कैम्ब्रिज स्कूल, लिबरल, न्यू लिबरल एंड फेमिनिस्ट। इसके अलावा हमने 4 मेजर अप्रोचेस किए, दैट इज इम्पेरियलिस्ट और कॉलोनियल अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड सबाल्टर्न अप्रोच। इन डिटेल हमने किया है, कुछ भी मिस नहीं हुआ आपका। स्पेक्ट्रम का ये सेकेंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।